नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में ये बात नहीं करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, कैसे होता है। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि डेमोक्रेसी आखिर इवॉल्व कहाँ से हुआ। डेमोक्रेसी जो मतलब लोकतंत्र है उसका एराइज कहाँ से हुआ। जैसे आपने कभी जैसे 1857 की का विद्रोह हुआ तो हम जानते हैं कि उसके बहुत सारे कारण थे। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग इनवाइड थे अलग अलग कारणों से ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन ट्रिगरिंग फैक्टर क्या था? ट्रिगरिंग फैक्टर ये था कि इनफील्ड राइफल जो उस समय न्यूली इंट्रोड्यूस की गई थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। तो ये सारे कारण होते हैं। तो हमको डेमोक्रेसी पे ये चर्चा नहीं करना है कि मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी का मतलब। हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं कि डेमोक्रेसी का आखिर लोकतंत्र का विकास कहाँ से हुआ और शुरुआत कहाँ से हुई। तो अभी तक हम सारे लोग ये जानते थे कि ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो कि नए रिसर्च में ये साबित हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि रिसेंटली ना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि जो चोल वंश का उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन है वो ट्रेस करता है बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी। बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअली हम बस यहां पे टर्म का मतलब समझेंगे। डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड है। डेमो का मतलब होता है पीपल, मतलब आम जनता, आप हम सभी। और क्रेसी जो आया है आपका क्रेटस से। क्रेटस भी एक आपका ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। मतलब ऐसा चीज जहां से पावर, जो गवर्नमेंट है या जो शासन है वो अपना पावर खुद वहां के सिटीजन से लेता है, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। और हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। वी द पीपुल, मतलब फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अभी तक हम क्या समझते थे? जैसे ये बहुत सारे पेंटिंग आप जब इतिहास पढ़िएगा ना तो आपको दर्शाया जाएगा कि ये लिबर्टी की देवी हैं। सारे लोगों ने, मतलब कुछ कुछ पेंटरों ने ऐसा बनाया, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन ये सत्य नहीं है। आप इसी से समझिए। यूनाइटेड स्टेट जो है सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये इवॉल्व हुए, मतलब समय के साथ, जब जैसे एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और समय के साथ मेच्योर होता है, बड़ा होता है, तो यूनाइटेड स्टेट की जो डेमोक्रेसी है, या जो हमसे पहले जो मतलब सबसे पुराना क्या है? यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट की ही बात करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट की जो डेमोक्रेसी है वो इवॉल्व हुई, समय के साथ मेच्योर हुई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज 1965 में मिला। 1965 में इन्होंने दिया। मतलब कि आप अपने आप को कह रहे हो कि हम एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं, लेकिन 1965 तक सारे आम आदमी को वोट का अधिकार नहीं था। तो ये थोड़ा अधूरा नहीं लगता है? हाँ, ये कंप्लीट कब हुआ? तो 1965 में। लेकिन जैसे ही आप इंडिया के बारे में कहते हैं तो हमने 1950 में एक स्ट्रोक, जिस दिन से हम आज़ाद हुए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने उसी समय से यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दे दिया था। सबको वोट का अधिकार था, लड़की हो लड़के हो, सबको, जो भी 18 साल एक्सीड कर गए थे उन सबको एक साथ अधिकार था। मतलब बिना भेदभाव का, मर्द हैं या औरत हैं। लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी आप देखिएगा कि फीमेल्स को रिवोल्ट करना पड़ा, आंदोलन चलाना पड़ा वोटिंग राइट्स के लिए। तो इस तरह से अब ये हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में क्या कहा, तो उसको समझते हैं। देखिए, 9वीं शताब्दी से लेकर के, मतलब 9th सेंचुरी से लेकर के, आप बोल सकते हैं 11 साढ़े 11 सेंचुरी, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ 11th सेंचुरी तक, पहले ये जो रीजन था ना कांचीपुरम का, हम बात कर रहे हैं संगम एज का। संगम एज में आप साउथ के किंगडम के बारे में, पांड्या, चोला एंड चेराज के बारे में हम पढ़ते हैं संगम एज में। लेकिन हम पर्टिकुलरली अभी बात कर रहे हैं चोल का, चोल साम्राज्य का। तो ये जो चोल वाला, मतलब पर्टिकुलरली जो एरिया है आपका कांचीपुरम का, तमिलनाडु का, वो पहले यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी का रूल था। पल्लव के बाद आए चोल, और चोल के बाद ये चला गया आपका पांड्या। चोल के बाद इस पे संगम एज का ही एक जो रजवाड़ा था, मतलब पांड्या इस पे रूल करता था। लेकिन ये चोल के पास 9वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी या फर्स्ट हाफ ऑफ द 11th सेंचुरी तक ये था। मतलब अगर 10 से हम आगे बढ़ रहे हैं, 10 से आगे बढ़ रहे हैं 10वीं सेंचुरी से, तो उसका मतलब 11th सेंचुरी चल रहा है वो। तो 9वीं शताब्दी से, मान के चलिए 9वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी के आर्ध में
आधा फर्स्ट हाफ ऑफ द 11th सेंचुरी तक चोल का। इनके जो मेन राजा हुए चोल डायनेस्टी के, उसमें हुए आपके परांतक वन, परांतक प्रथम, इसको थोड़ा डिलीट कर दो, परांतक प्रथम। दूसरे हुए आपका राज राजा, और तीसरे हुए आपके राजेंद्र चोल। लेकिन जो इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, आपको क्या याद रखना है, परांतक वन क्या इंस्क्रिप्शन है, परांतक वन का इंस्क्रिप्शन है। और इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या गया है, इंस्क्रिप्शन कहाँ है, ये अब यहां से आपको याद रखने वाली बात शुरू हो रही है। देखिए, तमिलनाडु में कांचीवरम में वैकुंठ पेरुमल टेम्पल के दीवारों पे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जिसमें बात की जाती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। और उसमें क्या बातें, वहाँ पे एलिजिबिलिटी है, वहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है, वहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, वहाँ पे वर्क बांटा गया है, डिफरेंट मतलब कमिटियाँ बनाई गई हैं। जैसे कमिटी के तौर पे आप देखिएगा तो वहाँ पे बनाई गई है गार्डन कमेटी। कमिटी में क्या है, गार्डन कमेटी, जो वहाँ की गार्डन की देखरेख करेगी। गोल्ड कमेटी। तीसरा है आपका फाइव फोल्ड कमेटी। इसका काम क्या होता था वो नहीं पता है। गोल्ड कमेटी का काम ये होता था कि पहले हम क्या करते थे ना, कि अपना जो सोना या कीमती जेवरात है, जो हम आज बैंक के लॉकर में रखते हैं ना, उस समय हम मंदिर में रख देते थे। तो गोल्ड कमेटी उन सब का हिसाब किताब रखती थी। गार्डन कमेटी उस समय का वनस्पतियां, कहाँ पे वृक्ष लगाना है, वृक्षारोपण वगैरह का काम करती थी। और ये जो राजा होते थे, उससे ये इंडिपेंडेंट कार्य व्यवस्था थी। इसमें क्या था कि जो सभा होती थी, सभा में निर्विवाद रूप से सारे लोग इनवाइट होते थे, लेकिन उसका जो हेड होता था, कुछ वहाँ पे कंडीशन थे, उसका जो हेड होता था वो ज़्यादातर ब्राह्मण्स होता था। और ब्राह्मण्स, अब उस समय की परंपरा थी, पढ़ने लिखने वाला काम और रूल रेगुलेशन और जो भी विधि व्यवस्था थी, जैसे मैंने बात किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहने से पहले, मान लीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, एंशिएंट इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय रूल्स रेगुलेशन कौन डिसाइड करते थे, तो रूल्स रेगुलेशन ब्राह्मण ही डिसाइड करते थे, और संत ऋषि महात्मा। आपको अपने रिलीजन के अनुसार ही चलना पड़ता था। तो यहाँ पे बात वहीं पे आ जाती है कि जो हेड होते थे वो मैक्सिमम ब्राह्मण होते थे, जिनको वेदों का ज्ञान होता था, और उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ लैंड होना चाहिए, तो उनको हेड बनाया जाता था। तो यही सब इसके लिमिटेशन है, सिर्फ इसके यही लिमिटेशन है कि देखिए, मतलब यहाँ पे जातिवाद को दर्शाया गया है। जातिवाद को दर्शाने मतलब आप अलग सेंस में देखिए ना, आज के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जातिवाद को दर्शाया गया है, लेकिन उस समय के बारे में सोचिए, जब सिर्फ एक वर्ण को, मतलब जैसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो एक वर्ण को अगर पढ़ने लिखने की सुविधा थी, तो रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा और कौन समझेगा। तो इस तरह से ये सेटिस्फाई होता है कि बस यहाँ पे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप ये निकालते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, वहाँ पे कास्टिज्म था, और हेड हमेशा कौन होता था, तो ब्राह्मण्स होता था। ब्राह्मण्स। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, कि ब्राह्मण्स की भी एलिजिबिलिटी थी, और एलिजिबिलिटी में एक कंडीशन था। कंडीशन ये था कि अगर आपके पास भूमि नहीं है ना, तो भी हम आपको बनाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको कम से कम एक वेद और 4 भाष्य का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे नहीं, नॉलेज पे ध्यान दिया गया। मेंटल एबिलिटी, आपका नॉलेज क्या है, आपका ज्ञान क्या है। कह सकता था कि आप कुछ भी हो, मतलब आप पढ़े लिखे भी ना हो, लेकिन आपके पास जितना हम रिक्वायर्ड कहते हैं लैंड, उससे ज़्यादा लैंड हो, फिर भी हम आपको बना देंगे, लेकिन नहीं, नॉलेज को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी बात यह थी कि यहाँ से एक्सपेल्ड करने का भी था, कि अगर आप कुछ 4 पाप, मतलब 4 सिन में से कोई भी एक आप करते हुए पकड़े गए, तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो वो सिन क्या थे, तो लिक्वर, अगर आप पाए गए लिक्वर कंज्यूम करते हुए, तो आपको निकाल दिया जाएगा। दूसरा क्या था कि आउटकास्ट जो लोग हैं, मतलब ये भी डिग्निफाई करता है कि उस समय अनटचेबिलिटी जो थी वो एक्सट्रीम लेवल पे थी। तो जो आउटकास्ट के लोग हैं, उनसे आप रिलेशन रखते हैं, तो आपको निकाल दिया जाएगा। तीसरा क्या था, जो फूड प्रोहिबिटेड है, उनको आपने ग्रहण किया, तो आपको निकाल दिया जाएगा। और आपका आचार विचार अगर अच्छा नहीं रहा, तो इस तरह से आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या था, इसका लिमिटेशन आज के डेट में आप क्या निकाल सकते हैं, लिमिटेशन क्या था। लिमिटेशन ये था ना कि कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे ट्रू इलेक्शन नहीं था। चलिए, इलेक्शन नहीं था, एक्चुअली नॉमिनेशन था। इलेक्शन नहीं था, नॉमिनेशन था, कि ब्राह्मण को नॉमिनेट कर दिया जाता था जिसके पास पार्टिकुलर एलिजिबिलिटी हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम कब की बात कर रहे हैं,
इस तरह से आप देखिएगा तो देखिए, कहने के लिए आप किधर से भी कह सकते हैं कि इलेक्शन नहीं था, ट्रू इलेक्शन कहाँ था, मतलब वोटिंग सिस्टम कुछ वगैरह था नहीं। हम एक ब्राह्मण को देखे कि हाँ तो आप में ये एलिजिबिलिटी है तो आपको हम हेड बना दिए। लेकिन ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, या फिर आप कह लीजिए पार्शियली या प्रो डेमोक्रेटिक कल्चर का शुरुआत तो जरूर था। तो और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका एग्जाम्पल और रिफरेंस किसी और ने नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, और इस पे इसलिए चर्चा होने लगी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एक नाम आया ना, बैकुंठ पेरुमल टेम्पल का, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से उठाया जा सकता है। तो देखिए, वैकुंठ पेरुमल जो मंदिर है, टेम्पल है, यहाँ पे पूजा किसकी होती है, तो विष्णु भगवान की। पहले क्वेश्चन, किसका मंदिर है, तो विष्णु का। विष्णु देवता के साथ दो देवियां उनके साथ में बैठी हुई हैं। एक तरफ श्री देवी, श्री देवी, श्री देवी का मतलब होता है लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है श्री देवी। और दूसरी तरफ है आपका भूदेवी, भूदेवी, दूसरी तरफ कौन है, भूदेवी। तो ये मंदिर है। मंदिर को बनवाया किसने, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पल्लव डायनेस्टी ने भी कुछ बनवाया और चोल ने भी बनवाया। तो पहले उस एरिया पे रूल करते थे पल्लव, और उसके बाद आए चोल। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, अगर ऑप्शन में दोनों हैं, चोल डायनेस्टी और पल्लव डायनेस्टी, तो आपको सेलेक्ट करना है पल्लव। अगर ऑप्शन में एक से ज्यादा ऑप्शन है टिक करने का, तो आपको दोनों को सेलेक्ट करना है। तो पल्लव ने भी काम कराया और चोल डायनेस्टी ने भी काम कराया। और ऊपर से चोल डायनेस्टी का एक बात जानते हैं, राज राजा चोल, राज राजा मतलब चोल डायनेस्टी के जितने लोग थे श्रीलंका को तो कुछ समझते ही नहीं थे। उसके बाद राजेंद्र चोल ने तो इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को भी जीत लिया था, वहाँ के राजा शशांक को हरा करके। सिर्फ एक उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि, शशांक ने ऐसे ही बोल दिया था कि हम तो मतलब मेरा कहा हुआ राजेंद्र चोल हमेशा सुनता है। सिर्फ अपना रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने रातों रात हमला करके सुमात्रा आइलैंड जीत लिया था। तो ये थे हमारे चोल डायनेस्टी। और हमको इस पे मतलब अच्छी बात है ना कि आज हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनको अपने हेरिटेज और अपनी संस्कृति पे नाज होना चाहिए। तो ये बात जान करके कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है अमेरिका है, नो डाउट, नो डाउट एट ऑल कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन लाया। लेकिन एक बात याद रखिए, वो सब मेच्योर, समय के साथ मेच्योर हुए, अचानक से डेमोक्रेटिक नहीं हो गए। हमारे कहीं ना कहीं संस्कृति और कल्चर में डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की विचार पहले से अवस्थित थी, इसलिए हमने इतना हिम्मत किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आते ही हमने एडल्ट सफरेज दे दिया। तो ये बात सोचने वाली है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।